Once again, hello बच्चों. So this is a lecture number 2 of matter in our surrounding. In the previous video, we have discussed about the matter and its classification. And in the last of that video, we have seen that matter is made up of particles. Yeah. Now the question arises here that what is the size of particle? Clear? So first of all, what we have to do before finding the size of the particle, we will discuss about some chemicals. Clear? Then we will go to solve this question. First chemical is KMNO4. Clear? So for finding this question, we require a chemical known as KMNO4. Clear? This KMNO4 is in crystalline form and its color is purple black. Clear? So KMNO4 is a purple black crystal. Further. Now, what is the name of this compound? Name of this compound is potassium permanganate. Potassium permanganate. Clear? If we dissolve this KMNO4 inside the water, the solution becomes purple in color. So we can say solution of KMNO4 is in purple color. We can say that solution of KMNO4 is purple in color. Clear? Now further, this KMNO4 is used as a oxidizing agent. मीन्स इस KMNO4 का हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं. क्लियर? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो KMNO4 है ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब देखो, ये जो वर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब तो आपको समझ में आता है, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल दृढ़ ना. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो ऑक्सीडेशन करा है, जो ऑक्सीडेशन करा है. पहले इस टर्म ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं जल्दी से. देखो, दो टर्म आता है, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है. तो अपने लेवल पे क्या समझना है कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जोड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है. मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मान लेते हैं ये Fe था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये बन गया Fe2O3. मान लेते हैं ये बन गया. ठीक है. अब बताओ इसका इस Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन. क्लियर? ऐसे ही देख लो, ये इसका बताओ क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन
हाँ वेरी गुड, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बताओ इस HF का क्या हो रहा है, या फिर बोले इस फ्लोरीन का क्या हो रहा है? HF नहीं, इधर आओ, इस फ्लोरीन का क्या हो रहा है? फ्लोरीन में क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन ना, तब ये बना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन। और इस आयरन में जुड़ रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन किया, इसमें जुड़ा तो इसका ऑक्सीडेशन किया, हाइड्रोजन इसमें जुड़ा तो इसका रिडक्शन किया। बात क्लियर हुई? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं या फिर बोले ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरों का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। इसलिए नाम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। एजेंट का मतलब समझते हो आप? नहीं, चलो समझते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि LIC के एजेंट होते हैं, मतलब जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है ना, यानी कि जितने भी बीमार्स हैं उनके क्या होते हैं? कोई ना कोई एजेंट होते हैं। तो एजेंट का काम क्या होता है? जैसे LIC का एजेंट है तो करता क्या है? हाँ, LIC का बीमा करता है। सहारा का एजेंट है, सहारा का बीमा करता है। हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट है तो हेल्थ इंश्योरेंस का करता है। क्लियर? तो एजेंट का फंक्शन क्या होता है? वो दूसरों का बीमा करते हैं। जैसे LIC एजेंट है तो वो दूसरों का बीमा करते हैं। क्लियर? तो एजेंट हमेशा दूसरों का बीमा करते हैं या फिर दूसरों का जिस चीज के एजेंट है वो चीज करते हैं। ठीक? हाँ, लेकिन कभी भी अपना मान लेते हैं LIC का बीमा करने वाला तो दूसरों का LIC बीमा करेगा, कभी भी अपना LIC बीमा नहीं करता है ना, उसके लिए अलग ऑफर रहता है। ऐसे ये भी होते कंपाउंड। तो जो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों क्या करेगा? LIC एजेंट मतलब क्या करता है? दूसरे का LIC बीमा करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। और देखो, ऑक्सीडेशन का उल्टा है रिडक्शन। जब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका खुद का रिडक्शन होगा। बात क्लियर हुई? हाँ, आगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्दर चैप्टर है उसमें हम धीरे धीरे इन चीजों के क्या होंगे? वाकिफ होंगे लगातार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने समझ लिया। अब देखो, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो लिखा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस नेचर के वजह से KMnO4 को हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। तो कोई पूछे आपको, आपसे लाल दवा का फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलोगे? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देखो, लाल दवा एक्चुअली है क्या? इसको पानी मिलाते तो कैसा कलर आता है? पर्पल, और थोड़ा पिंकिश भी आता है। मतलब बिल्कुल पर्पल नहीं है, थोड़ा पिंक कलर भी दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये जो KMnO4 है इसको हम यूज करते हैं वेल वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। जो भी कुएं का पानी होता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए इस KMnO4 का यूज किया जाता है। देखो, प्यूरिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या करें? जर्म्स को किल करें, पहला प्यूरिफिकेशन। दूसरा प्यूरिफिकेशन होता है कि कोई मिनरल एक्सेस मात्रा में हो, मतलब ज्यादा मात्रा में एक्सेस है तो उसको रिमूव करने के लिए ना। तो दो तरीके की प्यूरिफिकेशन, एक तो मिनरल रिमूवल के लिए और दूसरा जर्म किलिंग के लिए। तो यहाँ पे जो KMnO4 है ये जर्म किल नहीं करता है, जर्म्स को नहीं मारता है। ये करता क्या है? जो एक्सेस में मेटल है, मतलब जो भी मेटल की मात्रा ज्यादा है या फिर बोले जो भी मिनरल्स की मात्रा ज्यादा है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। आइए देखते हैं किसको रिमूव करता है ये। देखो, जो वेल वाटर है, रिच इन आयरन, मैग्नीशियम और H2S। ठीक है, Fe सिंबल है आयरन का, Mg किसका है? मैग्नीशियम का है। H2 जो है इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ, इसका स्मेल जो होता है रोटन एग लाइक होता है, तो लिख सकते हैं रोटन एग लाइक स्मेल। ठीक, तो आयरन, मैग्नीशियम, H2S इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो हम करते क्या है? इस लाल दवा का इस्तेमाल करते हैं, कुएं के अंदर डाल देते हैं। तो ये करता क्या है? देखो, जो भी आयरन ज्यादा मात्रा में है उसको क्या करेगा? उसके साथ जाएगा, ठीक है,
रिएक्शन करेगा, ये है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वाटर में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना, उसी की मदद से एक्वेटिक जो एनिमल है जिंदा रहते हैं। तो ऑक्सीजन तो वाटर में है ही है, आयरन था, ये करेगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन इसको दे देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ऑक्सीडेशन करेगा नहीं करेगा, ऑक्सीजन इसको जो दे देगा तो ये बना क्या रहेगा, Fe2O3। ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, ये कलर इसका होता है ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का, हाँ पाउडरी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पानी के तल पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे एरो लगाओ तो मतलब क्या हुआ, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ गया। ठीक है, ये समझ आया। हाँ, अब इसके आगे मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। मैग्नीशियम का क्या करेगा, इसके नीचे ही लिखना है आपको, इधर में लिख रहा हूँ। देखो, जो भी मैग्नीशियम है इसका भी ऑक्सीडेशन करेगा, बना लेगा क्या, MgO। क्या बनाएगा, MgO। ये भी क्या हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर। फर्दर, हाँ, इसका कॉमन नेम होता है मैग्नेटाइट, और अगर तुम नेमिंग करोगे कंपाउंड का तो होगा इसका फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका केमिकल कंपाउंड नेम है जो नेमिंग हम कर रहे हैं। इसका नेम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। तो ये जो एक्सेस मात्रा में जो थी वो क्या हो गई, नीचे डिपॉजिट। एक चीज और बचा, H2S, जिसके वजह से जो पानी है बिल्कुल सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल का होता है। अब इसको भी खत्म करना, तो हम करते क्या है, H2S जब पानी के अंदर ये मिलाया था तो H2S के साथ ये जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो ये करेगा क्या, बना देगा S, मतलब एलिमेंटल सल्फर। क्या बना देगा, एलिमेंटल सल्फर, मतलब प्योर फॉर्म में सल्फर मिल जाएगा, केवल सल्फर मिल जाएगा और कोई इसके साथ जुड़ा नहीं होगा। और ये जो होता है व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, ये भी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, फर्दर और भी इसके साथ बनेगा, MnO2 बनेगा। ठीक है, ये भी नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो कुल मिला के हमें सल्फर निकालना था, सल्फर नीचे बैठ गया। बात क्लियर हुई। हाँ, अब इसका ऑक्सीडेशन देखो, इस पूरे कंपाउंड का क्या कर दिया इसने, ऑक्सीडेशन, और यहाँ सल्फर बचा। अब जो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पड़ा है ना, उसको उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा क्या लिख सकते हो, देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना, तो वहाँ क्या लिख सकते हो, अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, और अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। उल्टा कर दो, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहाँ पे रिमूवल ऑफ, इसका उल्टा लिख लो, रिमूवल ऑफ, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो कौन निकालेंगे हम लोग, ऑक्सीजन। अरे ये दोनों क्या है, दोनों पैरेलल वर्ड है ना। हाँ, मतलब जस्ट अपोजिट ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था। अगर इसमें हाइड्रोजन रिडक्शन में जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलेगा। क्लियर। तो अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन ना जुड़ के वो हाइड्रोजन निकाल रहा है तब भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर कोई कंपाउंड है, हाइड्रोजन ना जुड़ के ऑक्सीजन निकाल रहा है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा उसको। समझ आया। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, बच क्या रहा, केवल S बच रहा है ना। समझ आया। तो बन क्या गया, एलिमेंटल सल्फर, और ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये इन तीनों चीज को क्या किया, नीचे डिपॉजिट किया, मतलब जो वेल वाटर था वो क्या हो गया, प्यूरीफाई हो गया। बात क्लियर हुई। तो KMnO4 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वेल वाटर प्यूरिफिकेशन में करते थे। क्लियर। हाँ, तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, लिखने के बाद फिर लिख लेना अगला पॉइंट बना के, KMnO4 is also known as रेड मेडिसिन, रेड मेडिसिन ब्रैकेट में लिख लेना, लाल दवा। ठीक है, लाल दवा।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे ये लिख लेंगे रिएक्शन। हाँ सॉरी, हाँ लिख लिया लाल दो। अब लिखो कि इट इज, आगे कॉमा लगा कि इट इज रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड ऑल्सो इट हैव H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्रैकेट में लिख लेना, रोटन एग लाइक स्मेल। बात क्लियर हुई? हाँ, फर्दर ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया KMnO4 के बारे में। अब कुछ टर्म्स और देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तो ये पहला हो गया, दूसरा पॉइंट बेल वाटर, तीसरा पॉइंट अब लिखना है क्या, हम देखेंगे क्या, दो वर्ड, एक होता है डाइल्यूशन और दूसरा टर्म आता है कंसंट्रेशन। एक टर्म आता है डाइल्यूशन और दूसरा वर्ड आता है क्या, कंसंट्रेशन। क्लियर? अब जो डाइल्यूशन टर्म है, इसका मतलब सिंपल सा, अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो क्या क्या कि सॉल्वेंट को ऐड करना, मतलब सॉल्वेंट के अमाउंट को इंक्रीज करना। अब जनरली हम लोग सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, जनरल सॉल्वेंट हमारा है वाटर। तो यानी कि अगर हम वाटर का अमाउंट लगातार बढ़ाएंगे तो मतलब उसको क्या कर रहे हैं, हाँ उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब उसको डाइल्यूट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाइल्यूट बना रहे हैं। तो सिंपल सा देखो, मैं समझा दे रहा हूं आपको। मान लेते हैं ये वाटर था और इसमें हमने, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, इसमें हमने सॉल्यूट मिलाया, ये मिला दिया सॉल्यूट। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसमें वाटर का अमाउंट और बढ़ा दें, मतलब वाटर का अमाउंट हम इंक्रीज करें, इंक्रीज करते जा रहे करते जा रहे, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का सिंपल सा मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। क्लियर? तो डाइल्यूशन का मतलब क्या समझोगे, एडिशन ऑफ वाटर, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट मतलब हल्का करना। ठीक है, अब कंसंट्रेट मतलब समझ सकते हो, गाढ़ा करना, गाढ़ापन। तो गाढ़ापन कब आएगा, ये बीकर था, इसमें वाटर था और इसमें मान लेते हैं हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिलाया, ये सॉल्यूट मिला दिया। अब गाढ़ा कब होगा, जितना सॉल्यूट यहाँ था उतना ही सॉल्यूट यहाँ रखा और पानी भी उतना ही है। ठीक, अब आपको करना है इसको गाढ़ा करने के लिए क्या करोगे, जो सॉल्यूट का अमाउंट है इसको बढ़ा दोगे। सॉल्यूट का अमाउंट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। जब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा दोगे तो पानी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो मतलब उसके अंदर क्या आ गया, गाढ़ापन आ गया। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड, और ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट। जो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन जो है, इसका मतलब सिंपल सा है, एडिशन ऑफ वाटर नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ, हाँ, सॉल्यूट पार्टिकल इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किसी फिक्स अमाउंट, मतलब सॉल्वेंट में क्या करें, हम लगातार सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते हैं, तो कहलाएगा कंसंट्रेशन और ये डाइल्यूशन। ठीक है, अब इसी से पैरेलल मैं कई बार बोला भी अभी वर्ड डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म आता है। तो डाइल्यूट कहीं लिखा हो तो डाइल्यूट का मतलब समझना कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन डाइल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया तो सॉल्यूशन बना हो ना, यहाँ भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाया तो सॉल्यूशन बना। तो अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड ना। जिसको नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो, एक हम लोग एग्जांपल लेते क्या, ये हमने वाटर लिया, ये हमने बर्नर लगा दिया। ठीक है, और इसमें क्या किया, हमने शुगर ऐड करना था, शुगर हम ऐड करते गए। अब समझ गए होगे, पानी के अंदर शुगर मिलाओगे क्या बनेगा, हाँ सीरा बनेगा ना, हाँ वही जिसको चाशनी आप बोलते हो वो बनेगा। कर रहे हो तो चाशनी बनाओगे ना, हाँ
कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, जलेबी खाने का मन कर दिया होगा। अब चीनी आप मिला रहे हो, अब चीनी मिलाए, मान लो थोड़ा सा मिलाया, 50 ग्राम मिलाया, 100 ग्राम वाटर तो 50 ग्राम चीनी मिलाया, मिल जाएगा क्या गाढ़ापन दिखेगा? नहीं। अब चीनी और मिलाते गए और मिलाते गए और मिलाते गए और मिलाते गए, बताओ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? गाढ़ा। अब सॉल्वेंट जो है यहाँ पे पानी है, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? चीनी है। चीनी का अमाउंट बढ़ा दिया, चीनी का अमाउंट ज्यादा हो गया, सॉल्यूशन कैसा दिखने लगेगा? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कैसा दिखने, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दिखने लगेगा। दिखने लगेगा नहीं दिखने लगेगा? दिखने लगेगा। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। ठीक है। और सॉल्यूट को ऐड करना कहलाएगा कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट को ऐड करने को बोलते हैं कंसंट्रेशन, और जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। बात क्लियर हुई? पक्का? हाँ। अब चीनी ना मिला के हमने इसमें पानी मिलाना था, इसमें वाटर का अमाउंट अगर बढ़ाते, वाटर का अमाउंट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, खुद सोचो चीनी का अमाउंट कम हो जाएगा? हो जाएगा। चीनी का जो मिठास है कम हो जाएगा? हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? हल्का हो गया। हल्का हो गया ना? गाढ़ा तो पहले था, अब क्या हो गया? हल्का हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो एडिशन ऑफ वाटर कहलाता है डाइल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बना वो कहलाएगा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? तो पानी को ऐड करना, मतलब एक्स्ट्रा पानी को ऐड करना कहलाएगा डाइल्यूशन, और एक्स्ट्रा सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करना कहलाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है। तो कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन एक तरीके का बोल सकते हैं प्रोसेस है। लेकिन जो सॉल्यूशन बना, दो तरीके का सॉल्यूशन बना, एक डाइल्यूट बना और एक कंसंट्रेटेड बना ना। तो हेडिंग डाल के लिख लें, समझ तो आ गया होगा, हेडिंग डाल के लिख लें और समझ में आ जाएगा। लिखें इसके नीचे डाइल्यूशन कंसंट्रेशन लिखा, आगे लिखें डाइल्यूट सॉल्यूशन, लिखें डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब लिखेंगे हम लोग क्या अगला हेडिंग? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं सांद्र विलयन। क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन ना। तो सांद्र विलयन मतलब जिसमें सांद्रता ज्यादा हो, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। लिख लें। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थे, डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? हाँ, इतना देर तक इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि नया वर्ड है, शायद पहली बार सुन रहे हो आप लोग। सॉल्यूशन टर्म तो सुना है, लेकिन ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन, ये सब पहली बार सुन रहे हो ना। हाँ, तो इसलिए इसको अच्छे से राइट करके समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा एक बार रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा। तो डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर? चलिए अब हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि साइज ऑफ द पार्टिकल कितनी होती है। ठीक है, मीन्स पार्टिकल की साइज कितनी होती है। देखो अब इस प्रैक्टिकल में हमें करना क्या है, एक बीकर लेंगे अपन लोग, इसका कंक्लूजन सिंपल सा ये निकलता है, जब हमने ये मिलाया तो मिलाया कितना था? 2 क्रिस्टल, यानी कि उस 2 क्रिस्टल में बहुत सारे एटम थे, तभी तो इसका कलर आया। नहीं समझा? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जो भी हम मिक्स करते हैं कहा जाता है उन्हीं के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाँ फिट हो जाते हैं। ये तो पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसका कलर कैसे आया होगा? जो हम क्रिस्टल मिलाए होंगे ये क्या हुए होंगे? एटम्स में टूट गए होंगे। जब एटम्स में टूट गए होंगे, एटम्स इनके बीच में आके सेट हो गए होंगे। ठीक है, पक्का, जिसके वजह से हमें ये कैसा कलर दिखने लगा? पर्पल कलर। फिर से इसमें से निकाला, ये
अब इनको जब इसमें फिर से मिक्स किया तो ये फर्दर एटम्स में टूटे, फिर अपने एटम्स में टूटे, ठीक है। फिर जब एटम्स में टूटेंगे पूरे में फैल जाएंगे, फिर से इसका पर्पल कलर आएगा, फिर से इसमें 10 ml मिलाया तो फिर से ये फर्दर और छोटे हो गए, फिर से इसका कलर क्या आ गया, यहाँ देखा पर्पल कलर। फिर इसको फर्दर मिक्स करेंगे, फिर आगे वाले सॉल्यूशन का भी कलर क्या आएगा, पर्पल, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, लाइट होता चला जा रहा है। लाइट क्यों होता चला जा रहा है, ये अब दिमाग में उठ रहा होगा, सर ये है कि ये तो एटम तो पूरे सॉल्यूशन में फैला है, यहाँ भी फैला होगा, यहाँ भी फैला होगा और यहाँ भी फैला है ना, तो लाइट कैसे हो जा रहा है, लाइट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो पार्टिकल का साइज था वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होता है, बहुत 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 छोटा होता है। मीन्स द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, इट इज बियॉन्ड टू आवर थिंकिंग, मतलब हमारे सोच से भी बाहर है, इतना छोटा होता है। और अगर एक्चुअल साइज की बात करें तो जो साइज होता है, साइज ऑफ एटम या फिर बोलिए पार्टिकल, तो पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एटम सबसे छोटा होता है, जब कई सारे एटम जुड़ते हैं तो वो फर्दर मॉलिक्यूल बनाते हैं ना। तो ये जो होता है ये होता है 10⁻⁻7 मीटर, कितना होता है 10⁻⁻7, इसका मतलब आप समझते होंगे ये, ठीक है, इतना मीटर। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 0.0000001, मतलब 0.6 टाइम 0 फिर 1, इतना छोटा होता है क्या, पार्टिकल का साइज। क्लियर, हाँ। तो अब इतना सोच पाना शायद मुश्किल है, ये दिखाई भी नहीं देगा हमें आसानी से ना, इवन जो कम पावर वाले माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं दिखाई देता, ये हाई पावर माइक्रोस्कोप से इसको देखा जाता है। चलिए, अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते गए वैसे वैसे जो पार्टिकल्स थे KMnO4 के वो फर्दर डिवाइड होते गए और डिवाइड होते ही जा रहे थे। क्लियर, तो यहाँ से ये पता लगा कि जो साइज होता है पार्टिकल का वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द साइज ऑफ पार्टिकल, तो लिखेंगे क्या, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। समझ आया, लिख लें साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल। Okay, so now we are going to study about the properties of particles of matter। तो हम मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली अभी कि साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट कर लें, क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी अभी हमने एक्सपेरिमेंटली भी देख ली थी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है पार्टिकल्स जो है मैटर की, वो है क्या कि इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, मीन स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसेस आर present in between the particles। मीन्स पार्टिकल्स के बीच में क्या होती हैं, स्पेसेस होते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसको भी एक्सपेरिमेंटली करके हम देखते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2,
You can appreciate here the level of water is 200 ml, and you will see after the addition of sugar the water level remains same. Now we are going to add a water. Sugar in the water. हो जाएगा बन जाएगा बस सुबह खा जाता हो जाए चलो ये बन ये के जी ए मतलब फर्स्ट है. You can see after the addition of sugar the water level remains the same. This signifies that the addition of sugar does not change the level of water, because the atoms of the sugar get fixed between the spaces which is present two H2 atoms. So by this we can clearly see that the spaces are present in between the atoms. अब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो वाटर का लेवल था वो शुगर ऐड करने के बाद भी वो सेम बना रहा. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जो पार्टिकल्स थे वाटर के उनके बीच में स्पेसेस रहे होंगे, इसी वजह से उसमें शुगर के पार्टिकल्स जाके फिट हो गए, जिसकी वजह से जो लेवल था या फिर बोले जो हाइट था वाटर का वो सेम मेंटेन रहा. क्लियर? अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं. Attraction forces are present in between the particles. मीन्स जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है. क्लियर? इसको कैसे चेक करेंगे? देखें, अगर मैं एक सॉलिड की बात करूं, जैसे ये आपके पास है, तो सॉलिड को जब आप कंप्रेस करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होता है. कंप्रेस नहीं होने का रीजन क्या है? कि मीन्स इसके पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, और अगर पार्टिकल पास पास है तो यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा. जैसे मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था, तो उसमें पढ़ाया था कि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. ऐसे ही आप लोग पढ़ोगे क्या न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, उसमें पढ़ोगे दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो डिस्टेंस के इनवर्स होता है. जितना कम डिस्टेंस रहेगा फोर्स उतना ज्यादा रहेगा. तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसमें फोर्स ज्यादा होता है. फोर्स ज्यादा होता है यानी कि इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है. असर कब पड़ेगा? जब इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे. और दूर कब जाएंगे? जब इसमें फोर्स कम होता पार्टिकल्स के बीच में. तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है ज्यादा, इसलिए हम इसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. तो ये आप अपने को बता रहे हैं क्या? पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है. अगला क्या है? वाटर. वाटर की बात करें तो वाटर में जो वाटर की लेयर होगी उस पर कभी प्रेस करो, ठीक है, तो क्या होता है? वाटर मीन्स कंप्रेस हो जाता है ना. हाँ, प्रेस करते तो क्या ऑटोमेटिक कंप्रेस हो जाता है, आपका हैंड क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है. यहाँ पे क्या इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. और स्पेस होता है यानी कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है? कमजोर होता है. यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फोर्स होता है, लेकिन वो क्या होता है? वीक फोर्स होता है. गैस की बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं. बहुत दूर दूर रहते हैं मतलब डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर है? हाँ, तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स. पक्का? हाँ. अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख सकते हो आप. जब वाटर को आप पुश करते हो, ठीक है, तो वाटर क्या हो जाता है? थोड़े समय के लिए हाँ थोड़ा दूर चला जाता है, लेकिन जैसे ही हैंड निकालते हो आप, वाटर फिर से क्या कर लेता है? वापस आ जाता है ना. यानी कि जो पार्टिकल्स रहे होंगे वो फिर से वापस आने की कोशिश करते हैं, और कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्स एक्ट करता ही है. ठीक. तो ये सेकंड में था क्या? अट्रैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल. तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स. अगली चौथी प्रॉपर्टी,
फोर्थ प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स है ये लगातार मूव करते रहते हैं, हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इसको बताया किसने था? इसको बताया था ब्राउनियन ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्राउनियन। ठीक है, ब्राउनियन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते सॉल्यूशन में। देखिए कैसे बताया था। ठीक है, इन्होंने लिया था वाटर, ट्यूब में एक बीकर में वाटर लिया, इसमें इन्होंने मिलाया पॉलन ग्रेन। क्या मिलाया? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से आप लोग वाकिफ हो गए बहुत अच्छे से, जो फाउंडेशन क्लास पढ़ते थे उनको तो बहुत अच्छे से आ गया होगा पॉलन ग्रेन क्या है। मेल गैमेटोफाइट है ना। अब इन्होंने क्या लिया? पॉलन ग्रेन लिया और इसके अंदर डाल दिया। किसके अंदर? इस वाटर के अंदर उसको रख दिया। अब उसको रखने के बाद उसको स्टैटिक कर दिया, मतलब रेस्ट पे रख दिया। ठीक है, कुछ समय बाद देखा कि ये पॉलन ग्रेन क्या कर रहा था? हियर एंड देयर, कभी यहाँ था, कभी आगे था, कभी पीछे, ऐसे मूव करता रहता था। मतलब ये पॉलन ग्रेन जब इन्होंने रखा तो इनको स्टेबल नहीं मिला, ये लगातार मूवमेंट शो करता था, जिगजैग मोशन शो करता था। जिगजैग मोशन शो करता था तो यहाँ से इन्होंने सोचा कि पॉलन ग्रेन पे तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं, तो कैसे इस पे फोर्स लग रहा होगा? तो उन्होंने सोचा कि H2O के पास होता है एटम, जब ये एटम इससे टकराता होगा, इसको एनर्जी देता होगा, ये आगे निकल जाता होगा। जब ये आगे निकलता होगा, अगला कोई एटम आता होगा, इससे टकराता होगा और एनर्जी देता होगा, आगे निकल जाता होगा। तो ऐसे ही ये एटम H2O के जो है वो मूव कर रहे होंगे, जिसके वजह से इस पॉलन ग्रेन से टकराते होंगे, पॉलन ग्रेन फर्दर मूवमेंट शो करता रहता है ना। समझ आया? तो इन्होंने बताया कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं ना। ये चीज और अच्छे से आपको देखना है तो आप देख सकते हो कहाँ पे? अपने घर में कोई एक ऐसा कमरा आप चूज करें जिसमें क्या हो? अंधेरा हो और किसी एक मतलब विंडो से क्या थोड़ी सी धूप आ रही हो। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या धूप एकदम आती है तो उसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं वैसे मूव करते हुए दिखाई देते हैं। दिखते नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। हाँ, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो पार्टिकल्स है डस्ट के वो दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? टिंडल इफेक्ट की वजह से दिखाई देते हैं। क्लियर? और जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि पार्टिकल्स जो मैटर के वो मूव करते हैं। बात क्लियर हुई? पक्का? समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ब्राउनियन ने हमें बताया था कि जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। तो इसको लिख लें यहाँ पे, चौथा प्रॉपर्टी लिख लें क्या? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन ना। फर्दर ये ब्राउनियन के बारे में लिख लें, सब हेडिंग डाल लें ब्राउनियन। ठीक है, ब्राउनियन कौन है? साइंटिस्ट है। लिखे ब्राउनियन के बारे में। ब्राउनियन वाज द साइंटिस्ट हु experimentally prove that the particles of the matter are in continuous motion. ब्रैकेट में लिख लें, पार्टिकल शोज टू एंड फ्रो मोशन और जिगजैग मोशन। टू एंड फ्रो मोशन और जिगजैग, टू और फ्रो आगे पीछे ये होता है, और जिगजैग मोशन जिगजैग में लाइक ना। तो लिखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर शोज टू एंड फ्रो और जिगजैग मोशन। बात क्लियर हुई? तो इसको बना लें और लिख लें पॉलन ग्रेन दिया था, पॉलन ग्रेन की वजह से मूव कर रहा था। ये समझ में आ गया होगा।